अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इससे पहले हमने बात की थी किस तरीके से यूएई की जानिब से पाकिस्तानियों का रास्ता रोका गया, पाकिस्तानी मजदूर इससे किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं और किस तरीके से सऊदी अरब भी इसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है और आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के वो मज़दूर जो रोज़ी रोटी के लिए इन ममालिक में जाया करते थे, वहाँ पर उनकी वर्क फोर्स थे एक बहुत बड़ी, किस तरीके से पाकिस्तान को इससे निकालने की कोशिश की जा रही है। और फैक्चुअली अगर बात की जाए तो इसमें 13 उन ममालिक को निकालने की कोशिश की जा रही है जहाँ से थोड़ा सा भी थ्रेट है, थोड़े भी डिफरेंसेस उनकी गवर्नमेंट के साथ पैदा हो रहे हैं। और ये तमाम ममालिक मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक हैं जिनके वीज़ाज़ को बैन किया गया है, जिनके लोगों की एंट्री को बैन किया गया है। इसमें 2-3 चीज़ें बात कर लें कि किस तरीके से पाकिस्तान को इसके बारे में आगाह नहीं किया गया। मीडिया के ऊपर चलने वाली रिपोर्ट से पाकिस्तान को पता लगता है कि इस तरीके से वीज़े जो हैं उनका इजरा बंद कर दिया गया है, विज़िट वीज़े पाकिस्तानियों को नहीं दिए जा रहे। अब इसके ऊपर हाल ही में एक दिन पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वज़ीर हैं वफाकी हुकूमत के, जुल्फ़ी बुखारी, उनकी जानिब से कहना था कि जी मैंने राब्ता किया है अपने काउंटर पार्ट से और उनके साथ मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, हमने जो मज़दूर हैं उनका रास्ता हमने बंद नहीं किया। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि अभी तक 3000 के करीब वो पाकिस्तानी जो कि जॉब्स करते थे इस सीज़न में, ओवरसीज़ जाकर वो काम करते थे इस मुल्क के लिए, तो 3000 के करीब पाकिस्तानी इस मरतबा नहीं जा सके। अब इसका फ़ायदा किसको हुआ? इसका फ़ायदा हुआ भारत को, क्योंकि भारत की जो वर्क फोर्स है ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक जो वैक्यूम क्रिएट किया गया पाकिस्तान को निकाल कर, दीगर ममालिक को निकाल कर, तो उसको फिल किया गया भारत की वर्क फोर्स के ज़रिए। और ऑफ कोर्स इसकी बात समझ में भी आती है, जो पॉलिसीज़ जिस तरीके से यूएई चल रहा है, तो उससे देख के लगता है कि अगर कोई मुल्क किसी भी मामले के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है इन दो ममालिक के बीच में, तो ये उसके खिलाफ अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं और एक्टिवली इसके ऊपर इन्होंने अपने ऑल्टरनेट जो हैं उनको देखना शुरू कर दिया है। यूएई में जितनी भी वर्क फोर्स थी मुस्लिम ममालिक की जानिब से, तुर्की की बात करें, ईरान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, तो ये जितनी भी वर्क फोर्स वहाँ पर जाती थी तो उसका आल्टरनेट भारत, एक बहुत बड़ी आबादी है, तो भारत के साथ मामलात बेहतर करने के लिए एक बड़ी मंडी देखते हुए भारत की जो वर्क फोर्स है उसको प्रेफर किया गया और पाकिस्तान और दीगर ममालिक को इससे निकाल दिया गया। इससे पहले ये कहा जाता रहा कि कोरोना की वजह से, कोरोना केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो उस वजह से ये बैन लगाया गया है, लेकिन हमने इसके ऊपर डिटेल में बात की थी कि किस तरह से पाकिस्तान में केसेस की तादाद कम है, भारत में ज़्यादा है, तो अगर ये क्राइटेरिया है तो भारत के ऊपर भी बैन लगना चाहिए, और अगर यही क्राइटेरिया था तो इसके ऊपर पाकिस्तान को उल्टा यूएई के ऊपर बैन लगाना चाहिए था, क्योंकि पर कैपिटा जो केसेस की तादाद है वो पाकिस्तान की यूएई से कम है। साथ में इजराइल के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए, उनकी आबादी के लिहाज से पर कैपिटा के हिसाब से जो केसेस सामने आ रहे थे वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा थे, लेकिन ये रीज़न नहीं थी। शायद इसी वजह से बाद में एक बयान आया जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ये वीज़ा इशू करना बंद किया गया है इन ममालिक के लिए। अब सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो कौन से थे? वो ये थे कि इस्लामोफोबिया का जब मामला चला तो यूएई की जानिब से और सऊदी अरब की जानिब से एक्टिवली सपोर्ट किया गया फ्रांस को, और जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की मुहिम चली उसमें अपोज किया और साथ में अपने शहरियों को कहा गया कि आप इसके हक में, मुहिम के हक में ना चलें, बल्कि आप इस बाइकआउट के खिलाफ चलें और इसके ऊपर जो है आप इन प्रोडक्ट्स का यूज़ जो है उसको कंटिन्यू रखें। तो ये बड़ा, और उसके बाद फिर मुसलमान जो थे, मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की, इसके ऊपर बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और फ्रांस की जानिब से एक्टिवली कहा गया पाकिस्तान और तुर्की को, क्योंकि ये दो ममालिक वाहिद दो मुल्क थे जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर की और इस चीज़ की मजम्मत की। इसके ऊपर फ्रांस ने कंडेम किया, इसको बुरा जाना, और उसके साथ यूएई की जानिब से भी इस हवाले से वार्न किया गया कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। और इस हवाले से पाकिस्तान को भी यूएई के एक मिनिस्टर की जानिब से वार्न किया गया कि यमन के ऊपर जो एक मुबहम किस्म का एक बयानिया है तुर्की का और पाकिस्तान का, तो इसके ऊपर वाज़ेह स्टांस अपनाने की
अपनाने का कहा गया, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस इसके भुगतने के लिए कहा गया। और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो जो अभी हम देख रहे हैं, जिसमें 3000 के करीब अभी तक लोग जो हैं उनको नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये तादाद बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप हर चीज़ को इज़राइल के खाते में डाल देते हैं, आप हर चीज़ को एक साजिशी नज़र से क्यों देखते हैं। तो इसकी रीज़न है, फैक्ट्स की बेस पे, फैक्ट्स और पैटर्न्स को जब आप देखते हो तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी होती नज़र आती हैं। 14 अगस्त 2020 में जब यूएई की जानिब से अभी ऐलान नहीं किया गया था इज़राइल को तस्लीम करने का, और ये अगर आप तारीख के ऊपर गौर करें तो 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, तो ये वो दिन चूज़ किया गया ख़ास तौर पर। इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर उससे पहले के एक दो बयानात आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये प्लान किया गया। 14 अगस्त को ऐलान किया जाता है यूएई की जानिब से, और उससे पहले पाकिस्तान को राज़ी करने की कोशिशें की जा रही थी। अब पाकिस्तान के साथ अब प्लान ये था कि इकट्ठे ही 2-3 ममालिक मिलकर, यूएई अगर हो जाता है, साथ में पाकिस्तान आ जाता है, दीगर ममालिक आ जाते हैं, तो एक पाकिस्तान के एटॉमिक पावर होने की वजह से एक अच्छी जो है एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा और दीगर ममालिक को मनाना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान अगर आ जाता है तो उसके बाद तुर्की का जो एहतजाज है वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, और सऊदी अरब के लिए भी एक राह हमवार हो जाएगी। लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से इनकार किया गया तो हारीट्स के नाम से एक सबसे पुराना अखबार है इज़राइल का, उनकी जानिब से 11 अगस्त को एक मेन पेज के ऊपर हेडिंग लगाएगी, और उसके एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि पाकिस्तान इज़ थ्रेटनिंग द पीपल्स लाइव्स बाय रिजेक्टिंग टू एक्सेप्ट इज़राइल। मतलब कि इज़राइल को तस्लीम करने से इनकार पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देगा। ये बाकायदा तौर पर धमकी दी गई पाकिस्तान को, और किस तरीके से तब ये मैं भी सोच रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डाली जाएगी। और उसके ऊपर एक वीडियो में मैंने बात भी की थी कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की आवाम जो है उनको ख़तरा हो सकता है कि भारत के साथ और यूएई के साथ मिल के इज़राइल ने जो एक ट्राइका बनाया था, उसमें एनर्जी सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट और पानी के जो मामलात हैं, डैम्स के ऊपर बहुत बड़ी गिरफ्त है, बहुत मलका हासिल है इज़राइल को, तो उसमें इस टेक्नोलॉजी में भारत की मदद करने का एक वादा किया गया। तो उसमें मैंने बात की थी कि किस तरीके से आने वाले वक्त में पाकिस्तान का पानी रोककर पाकिस्तान को काबू करने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं, ये जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसको डैमेज करने की कोशिश अभी से शुरू की जा चुकी है। और इसमें इज़राइल की जानिब से जो प्लान किया गया उसमें सबसे पहले ये था कि इन ममालिक से, अरब वर्ल्ड से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों को किस तरीके से निकाला जाना है। तो अगर वर्क फोर्स जो है उसको रिप्लेस कर लिया जाए, भारत ने अल्टरनेट के तौर पर भारत को इस्तेमाल किया गया और वर्क फोर्स जो है भारत फ्राहम कर रहा है, और पाकिस्तान की वर्क फोर्स आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि किस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि गलती हो जाती है। जब कोई गलती इंसान करता है, कोई हुकूमत करती है या एक गिरोह करता है, तो वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उस गलती की तलाफ़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ना सऊदी अरब की जानिब से और ना यूएई की जानिब से, कि उन्होंने जो मिस्टेक्स की, जिस तरीके से मिस हैंडल किया फ्रांस वाले इशू को, तो उसके ऊपर बजाय इसके कि वो माजरत ख़्वाहाना अपना रवैया रखते, तो उनकी जानिब से एक काउंटर अटैक किया गया और इन तमाम ममालिक को, 13 ममालिक को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया कि इनके लोग हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। क्योंकि जिस तरह का मुसलमानों में ख़ास तौर पर फ्रांस में जब ये गुस्ताखी की गई और किस तरीके से वहाँ पर 18 साल अब्दुल्ला ने जाकर उस गुस्ताख का सर तन से जुदा किया, तो उसके बाद एक खदशा पैदा हो गया कि इन ममालिक से ये जो लोग हैं ये आते हैं, ये ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, ये ज़्यादा जज्बाती उनकी नज़र में हैं। तो उन्होंने अपने आप को, अपने शहरियों को सेव करने के लिए ये एक सिक्योरिटी कंसर्न बना के वहाँ से पाकिस्तानियों का और दीगर ममालिक का, तुर्की का और दीगर 10 से 11 ममालिक का रास्ता जो है ये बंद कर दिया। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अभी उस तरह ऑफिशियल नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में यही ममालिक
हमारे जैसे मुल्कों को, पाकिस्तान और दीगर ममालिक को, तुर्की जैसे ममालिक के लोगों को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर इनका वहाँ पर दाखिला भी बंद कर देंगे। उसी तरह के लोग वहाँ पर अलाउड होंगे जो कि लाइक माइंडेड हैं, जहाँ से जिनसे इनको कम से कम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़तरा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ये वो अपडेट्स हैं, ये वो पेशरफ्त है जो कि बड़ी तेज़ी से हो रही है और आने वाले वक्त में बल्कि बड़ी जल्द ही हम वेट कर रहे हैं कि कब सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया जाता है और उसके बाद जो मुसलमान हैं उनका रिएक्शन देखने वाला होगा, यहाँ के लोगों का इस्लाम के साथ जो अटैचमेंट है उसको देखने वाली होगी। और ये भी देखना होगा कि किस तरह से अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं जिन्होंने तकरीबन अरब स्प्रिंग से पहले और तकरीबन पिछले 50 सालों में सिर्फ इस बेस के ऊपर मुसलमानों में अपनी थोड़ी बहुत इज़्ज़त और कदर बनाई कि वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए बात करेंगे, लेकिन जब वक्त आया बात करने का तो इनकी जानिब से ये उनके साथ खड़े नहीं हुए। अब देखना यह है कि उनकी अवाम भी अपने हुक्मरानों के साथ खड़ी है या वो उनके अगेंस्ट जाते हैं जब सऊदी अरब की जानिब से इजराइल को तस्लीम करने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है। इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।